हाँ भाई, सभी को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। इकोनॉमिक सर्वे, बजट लगातार 2 दिन से चर्चा में बहुत सारी चीजें रह रही हैं कि बजट में ये हो रहा है, वो हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया भारत की जीडीपी इतने प्रतिशत वृद्धि दर से बढ़ेगी। अब सवाल ये आ जाता है, क्या एग्जाम में ये टॉपिक आते हैं? तो जवाब है जी हां। चाहे आप कोई एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप किसी स्टेट का एग्जाम दें, चाहे आप कोई पीसीएस का एग्जाम दें, सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है बजट। इकोनॉमिक सर्वे की यदि मैं बात करूं तो मेन हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बाकी रेलेवेंट एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी को छोड़कर। यूपीएससी में फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो अभी आज की क्लास, आज का ये जो सेशन लेकर आया हूं, वो लेकर आया हूं मैं आपके लिए समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण की आपको समरी करवाने के लिए मोटा मोटा तौर पर अपन बात करेंगे और उनसे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है भाई, तो जल्दी से आ जाओ और देखते हैं। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे की यदि बात करूं, देखो भाई, सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री देखो। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, ये क्यों पेश किया जाता है और बच्चे क्यों परेशान होते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। मैं बाद में बताऊंगा, बाकी सारी चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगी। बस ये एक बेसिक चीज समझो कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो बच्चा, आर्थिक सर्वेक्षण पिछले गत वर्षों में जो भी भारत की स्थिति रही, जैसा भी लास्ट ईयर रहा, द समरी ऑफ लास्ट ईयर इज इकोनॉमिक सर्वे। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाने लगा, स्टार्ट जो किया जाने लगा वो 1950 से इसकी शुरुआत हुई। इनिशियली व्हेन इट वाज presented in 1950, it was presented along with the budget। शुरुआत में यह बजट के साथ ही पेश किया जाता था, बजट के साथ पेश किया जाता था, बजट के साथ कि पिछले कुछ सालों में भारत ने ऐसा क्या कर लिया, भारत की दशा क्या है, भारत में व्यापार कैसा रहा, ऐसी तमाम बातें इसमें लिखी गई होती हैं। 1964 में यह प्रथा बनी, इसे बजट से अलग कर दिया गया। 1964 में इसे बजट से अलग कर दिया गया और उस दिन से ही 1964 से ही इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसे तैयार कौन करता है? तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के लिए, वित्त मंत्रालय के द्वारा यह तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय इसमें मदद लेता है इकोनॉमिक एडवाइजर की, आर्थिक सलाहकार की। नाउ माय क्वेश्चन फॉर यू, अभी मेरा आप लोगों से जो सवाल है कि वर्तमान में आर्थिक सलाहकार कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे। नीचे कमेंट करेंगे हु इज करंट इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। इसकी एडवाइस ली जाती है और यह पेश किया जाता है। यूजुअली आमतौर पर यह 2 पार्ट में पेश किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है कि हमने पिछले साल में क्या क्या अचीव करा, हमारा व्यापार कैसा रहा, हमारा घाटा कैसा रहा, हमारी मौद्रिक नीति कैसी रही। और पार्ट बी में होता है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड ought टू डू टू अचीव ए सर्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। बी पार्ट होता है चाहिए और ए होता है क्या कर चुके, क्या कर चुके हम। तो इस तरीके से 2 पार्ट में आता है। नाउ द टाइम फॉर ब्रीफ समरी, एक बार समरी देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो आते हैं, सबसे पहले जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इस इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी स्नैपशॉट, इंडियन इकोनॉमी की एक बेसिक सी बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा। मोटा मोटा तौर पर इसे ऐसे समझो, आपके पास आमदनी आय 10 रुपए है और व्यय 20 रुपए है, तो वो घाटे की स्थिति है। तो भारत के लिए 2022-23 का जो एस्टिमेटेड प्रोविजनल जो बजटरी घाटा है वो 6.4% है। इस पे भी चर्चा करूंगा कि ये होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है और इसके क्या मायने हैं, वो सारी की सारी ये आगे स्लाइड लगा रखी है मैंने, उन पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्विसेज सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ। भारत में सेवा क्षेत्र की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र जीडीपी में, भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। याद रखिएगा भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है, जीडीपी में
सर्वाधिक यदि योगदान की बात आ जाती है तो सर्वाधिक योगदान सर्विस सेक्टर से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है, जिसे हम टर्सरी सेक्टर भी कह देते हैं, तृतीयक क्षेत्र भी कह देते हैं। इसे भी याद रखिएगा, टर्सरी सेक्टर इज इक्वल्स टू सर्विस सेक्टर। क्या कहा गया है? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2023। इसके अलावा क्या कहा गया है? सर्विसेज विटनेस स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन सिंस जुलाई 2022। जुलाई 2022 के बाद इन सेवाओं में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विस अबव 16% सिंस जुलाई 2022। जुलाई 2022 के बाद क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विसेज बेटा, जब जब क्रेडिट ग्रोथ होगी, एक चीज याद रखना, व्हेनेवर क्रेडिट गोज, क्रेडिट इंक्रीज होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, मतलब लोगों के पास धन अधिक होगा, धन अधिक होगा, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो रोजगार ज्यादा होगा, रोजगार ज्यादा होगा तो सबकी आय ज्यादा होगी। एक बेसिक लिंक बता रहा हूं, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इकोनॉमिक्स में, बट दिस इज द रूल। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। याद रखना, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस की गई फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज टू कैप्चर नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट। याद रखना, भारतीय ई कॉमर्स मार्केट की, मतलब ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन जो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे हम लोग खरीदते हैं, ई कॉमर्स में 2/3 जो है वो किस किस का है? फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज। ये 2/3 मार्केट कैप्चर करता है। तो ये दिखाता है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। आगे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स देखें, यदि तथ्यात्मक हम अध्ययन करें तो 2022-23 में जो एस्टिमेटेड जो ग्रोथ रेट रही वो रही 9.1%, जो कि 2021-22 में एक्चुअल एस्टिमेट जो था वो 8.4% था। 2022-23 में 9.1% की वृद्धि देखी गई। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेवा क्षेत्र की ग्रोथ रेट क्या रही। सो यू शुड कीप इन माइंड सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज्ड विद द रेट ऑफ 9.1%। 9.1% की वृद्धि सेवा क्षेत्र में यहां पर देखी गई है। जीडीपी ग्रोथ की यदि हम बात करें, अब सर्विस की बात कर ली, जीडीपी की बात कर लेते हैं। जीडीपी पर बहुत चर्चा होती है, जीडीपी ये है, जीडीपी वो है। मोटा मोटा तौर पर ऐसे समझें, जीडीपी एक साल में भारत ने जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया, उनका अंतिम मूल्य, वो कितने का सामान भारत ने बनाया, वो जीडीपी है। जीडीपी ग्रोथ रेट की यदि हम बात करें तो 2022-23 की रिवाइज्ड एस्टिमेट के अनुसार 7% की वृद्धि दर रही है, और 23-24 की, मतलब अपकमिंग जो ग्रोथ रेट है वो 6 से लेकर 6.8% की वृद्धि बताई है। ये एस्टिमेट लगाया है, ये अनुमान है दोस्तों। अब इससे सवाल क्या आएगा? इससे सवाल यह आएगा कि भारत की अनुमानित जीडीपी, भारत की 2023-24 के लिए अनुमानित जीडीपी कितनी है? तो अनुमानित जीडीपी मेरे प्यारे साथियों, अनुमानित जीडीपी कितनी है? 6% से लेकर 6.8% की करीबन वृद्धि जीडीपी में एस्टिमेट यहां पर देखा गया है। अब सबसे आगे बात करते हैं लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ विद फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के अंदर भौतिक के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि काम करने में सुगमता हो, आवागमन आसानी से किया जा सके। उसके लिए रोड्स बनाए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बनाई जा रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी या ड्रोन पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो सारा का सारा इसके अंतर्गत आएगा। लास्ट ईयर बजट में पीएम गति शक्ति योजना अनाउंस हुई थी। पीएम गति शक्ति योजना क्या है? बेसिकली परिवहन का आवागमन सुचारू रूप से करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, टू मेक इजी ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। डॉक्स कनेक्टेड होंगे हाईवे से, हाईवे कनेक्टेड होंगे पोर्ट से। इस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पिछले साल अनाउंस की गई थी। और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, मतलब वस्तु और लोगों के आने जाने के लिए ये बढ़िया पीएम गति शक्ति योजना आई है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विद 9
9.0 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसका 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। और इसके साथ बहुत ही बड़ी खबर जो दी सरकार ने वो ये दी है कि यूपीआई ने अपना हाईएस्ट एवर मार्क, यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने सबसे ज्यादा, आज तक का सबसे ज्यादा लेन देन हुआ, लगभग 782 करोड़ के ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिले, विच इज अ वेरी हाई एंड ए गुड थिंग फॉर इंडिया। डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम ये देखने को मिल सकता है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी फॉर मेकिंग इंडियन लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिव ग्लोबली, और मेजर पोर्ट्स का जो कैपेसिटी थी वो 8 साल में नियरली डबल कर दी गई। प्लीज कीप इन माइंड, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, मेजर पोर्ट जो प्रमुख बंदरगाह है अपने, उनकी कैपेसिटी दोगुना हो गई 8 साल में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन पाइपलाइन, ओपन क्रेडिट एनेबल नेटवर्क फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लेंडिंग ऑपरेशन, उधार आसानी से दिया जा सके। नेक्स्ट जो कंसर्निंग पॉइंट है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को हम हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। मतलब पहले कोई चीज 5 रुपए की थी, ये सेब 5 रुपए का था, आज ये सेब 10 का हो गया, इट इज नोन एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की एक टारगेट आप रेट याद रखिएगा, 2022-23 के अंदर 6.8% रहा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, याद रखना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यदि डब्ल्यूपीआई की बात करूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, वो अबोव रहा 11.5%। याद रखना सीपीआई में जो टारगेट होता है, सीपीआई का जो टारगेट है, आरबीआई जो टारगेट करता है वो टारगेट करता है 4%। 4% में +2% -2% की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, मतलब मैक्सिमम 6% होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 6.8% उसी के करीब ये रहा। अगला देख लेते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, बिग टेंट, मतलब सामाजिक ढांचे को भी बढ़ावा मिला इस सरकार के द्वारा। सरकार ने 14,500 पीएम श्री स्कूल्स को बिल्ट करने के लिए 2023 से लेकर 27 तक 14,500 प्रधानमंत्री श्री स्कूल डेवलप करी जाएंगे। इस बार जब शिक्षक जयंती थी, शिक्षक दिवस था, उस दिन अनाउंस हुआ पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर इमर्जिंग इंडिया, मतलब जो राइजिंग इंडिया, जो भारत है, उभरता हुआ भारत है, बेसिकली भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च करी। अब इनको इन 14,500 स्कूल में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो स्कूल्स होंगे, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये मॉडल स्कूल्स होंगे बाकी आसपास के स्कूलों के लिए। उन्हीं को देखकर ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाकी के स्कूल्स भी लॉन्च करेंगे। राइज इन नंबर ऑफ आईआईटी, आईएम एंड आईआईटीज, ये सारा का सारा इंक्रीज हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, फलाना ढिमकाना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीडीपी फोरकास्ट की, जीडीपी ग्रोथ रेट की यदि हम बात करें तो रिमेन रोबस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024, 2024 में ये तेजी से रहने वाली है। प्राइवेट कंजम्पशन इज हाईएस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2015, 2015 के बाद हाईएस्ट प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। बूस्ट टू प्रोडक्शन कैपेसिटी लेंडिंग टू एनहांस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये हुआ। इसके बाद ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अक्रॉस सेक्टर्स, जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर रिकवरी देखने को मिली पोस्ट पैंडेमिक। प्राइवेट पिकअप इन प्राइवेट कैपेक्स, मतलब प्राइवेट कंपनियां अब कैपिटल खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करती दिखाई दे रही हैं, बिल्डिंगें बना रही हैं, रोड बना रही हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। रिटेल इन्फ्लेशन बैक विद इन आरबीआई टारगेट, आरबीआई का टारगेट क्या रहता है 6%, तो 6.8% रहा, तो कहीं ना कहीं वही रहा। इंडियन रुपी परफॉर्म्स वेल कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, इंडियन रुपीस हालांकि गिरा है लेकिन बाकी के उभरते हुए राष्ट्रों के बदले काफी ठीक रहा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द पेमेंट, ये इंक्रीज हुआ, टैक्स बायंसी हैज इंक्रीज। मॉनेटरी मैनेजमेंट की बात करें, मौद्रिक प्रबंधन की यदि बात करें तो आरबीआई ने पॉलिसी रेट बढ़ाए हैं, जिसके कारण से इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। पॉलिसी रेट मतलब यहां पर सिंपली आप समझना रेपो रेट। जब रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी तो इसका सीधा सीधा फर्क क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मेजर है, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मेजर है। रेपो रेट जब इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब आरबीआई महंगा दे रहा है बैंकों को महंगा दे रहा है तो बैंक हमें भी महंगा देंगे, हमें महंगा देंगे तो हम कम लेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेजर है जो बेसिकली
यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल गवर्नमेंट के बाद ये सारे के सारे डिसीजन लिए गए। बाकी ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 7 सालों के सबसे लो पर रहा 5%, जो कि दिखाता है भारत में रिकवरी तेजी से है। क्लियर बात है। यदि रिकवरी की हम बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु और सेवाओं का निर्यात है, वो जीडीपी का हाईएस्ट रहा है 2022-23 में, विच इज ए गुड थिंग। Healthy IIP indicates the beginning of a virtuous investment cycle. IIP in जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। सिंपली मतलब इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन करने में सुगमता है, उन्हें आसान पड़ रहा है। और क्रेडिट टू एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो क्रेडिट है वो 30% के हिसाब से इंक्रीज हो चुका। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स नियरली 3 गुना बढ़ गए 2022 में। एफडीआई फ्लो इनटू द फार्मा इंडस्ट्री हैज राइजन 4 टाइम्स। और एफडीआई फ्लो, जो फार्मा के अंदर एफडीआई है मतलब विदेशी निवेश है, वो 4 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यदि राजकोषीय घाटे की मैं बात करूं तो राजकोषीय घाटे की हम पहले भी बात कर चुके। 2022-23 में 6.4% राजकोषीय घाटा रहा है। मतलब सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, आय कम है, बेसिक सी बात है। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, मैं आगे आपको बजट की क्लास में ये डिटेल में आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, जो आरबीआई है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया, 603 से लेकर 563 बिलियन डॉलर हो गया। जिसका एक कारण यह भी है कि रुपये का डॉलर की तुलना में गिरना, एक कारण यह भी है। और दूसरा कारण यह भी है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा रेट हाइक करने के कारण यहां का निवेश वहां जा रहा है। तो 563 मिलियन डॉलर, प्लीज कीप इन माइंड, ये 2022-23 के अंदर रहा। एक्सटर्नल सेक्टर की हम बात बाद में करेंगे। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा उत्प्रेषण भारत में प्राप्त होते हैं। मतलब विदेशों में भारतीय जो लोग रहते हैं, भारत में जो पैसा, अपने रिश्तेदार यदि विदेश में रहते हैं वो पैसा भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। लार्जेस्ट रेसिपिएंट है, मतलब हमारे भारत के पास सबसे ज्यादा भारत के बाहर से पैसा है। इंडिया बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल फॉरेक्स रिजर्व अच्छे हैं, लो एक्सटर्नल डेब्ट है, मतलब बाहरी अपने पास उधार कम है। इसी के साथ मिलता हूं आपको अगली क्लास में, जिसमें बजट के बेसिक्स पढ़ेंगे और इस साल के बजट को पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।